अब हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं और प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2018। आसमान में ऊपर एयर इंडिया प्लेन उतरने के दूसरे प्रयास के लिए जॉन कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ रहा है। इस विमान को 14 घंटों में कई सारे टेक्निकल फेलियर का सामना करना पड़ा है। वे डर के मारे उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने ILS भी खो दिया है, वह उपकरण जो पायलटों को विमान को उतारने में मदद करता है। चारों ओर बादलों के साथ भारी बारिश हो रही है। पायलट अंधे होकर उड़ रहे हैं और रनवे को देखना लगभग असंभव है। हर गुजरते मिनट के साथ वे अधिक ईंधन का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें अब उतरना होगा। विमान में सवार 357 लोगों का जीवन अब इस पर निर्भर करता है कि पायलट अगले कुछ मिनटों में क्या करते हैं। जानिए। दिल्ली के IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के JFK के लिए यह उड़ान है। यह भारत का प्रमुख मार्ग है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रवेश करने से पहले यह विमान पाकिस्तान, रूस, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में उड़ान भरेगी। यह विमान पहली बार 2009 में एयर इंडिया को दिया गया था और यह 9 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है, क्योंकि यह उड़ान 15 घंटे लंबी थी और लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इसीलिए एयर इंडिया के इस प्लेन में मेन 4 पायलट थे, 2 मेन पायलट और 2 रिलीफ पायलट के रूप में। इस प्लेन के कमांडर कैप्टन रुस्तम पिया थे, जो 39 साल के थे और उन्होंने 3,500 घंटे उड़ान भरी थी। कॉकपिट में कैप्टन विकास, कैप्टन शशांत सिंह और कैप्टन DS भट्टी थे। यह पहली बार था कि ये चारों एक साथ उड़ान भर रहे थे। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के दौरान इंजीनियरिंग स्टाफ ने बताया कि फ्लाइट की ऑक्सिलरी पावर यूनिट काम नहीं कर रही थी। APU विभिन्न विमान प्रणालियों के लिए सहायक शक्ति प्रदान करता है। जब मुख्य इंजन नहीं चल रहे होते हैं, लगभग 1 घंटे की देरी से स्थानीय समयानुसार शाम के 3 बजे दिल्ली से रवाना हुआ। उड़ान के 40 मिनट बाद पाकिस्तानी के ऊपर से होता हुआ और 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद पायलट की स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश दिखाई दिया, जिसमें कहा गया था कि सिंगल सोर्स रेडियो अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। रेडियो अल्टरनेटर हवाई जहाज के लिए एक जादुई शासक की तरह है, जो उन्हें बताता है कि वे जमीन से कितने ऊपर हैं। यह इनविजिबल वेव्स को जमीन पर भेजता है और उन्हें प्लेन तक वापस आने में कितना समय लग रहा है, उसके हिसाब से ग्राउंड से कितना ऊपर प्लेन, इसका अंदाजा लगाया जाता है। इससे पायलटों को सुरक्षित रूप से उतरने और सही ऊंचाई पर उड़ान भरने में मदद मिलती है। कई आधुनिक विमानों की तरह इस प्लेन में भी सुरक्षा के लिए 3 रेडियो अल्टीमीटर शामिल हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यदि एक रेडियो अल्टीमीटर विमान में विफल हो जाए तो सटीक ऊंचाई की जानकारी प्रदान करने के लिए अन्य 2 अल्टीमीटर पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यह विमान पायलटों को जो बता रहा था वह यह था कि 2 रेडियो अल्टीमीटर विफल हो गए हैं और केवल एक ही काम कर रहा था। समस्या यह थी कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक अल्टीमीटर जो काम कर रहा है वह वास्तव में सही ऊंचाई दिख रहा है या नहीं। लेकिन यह भी क्रूज उड़ान में ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्रूज के दौरान एक और प्रकार के अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर कहा जाता है। बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर हवा के दबाव का उपयोग करके यह निर्धारित करता है कि वे समुद्र तल से कितने ऊंचाई पे फ्लाई कर रहे हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन बैरोमीटर उपयोग करने का यह नुकसान है कि यह रेडियो अल्टीमीटर की तुलना में कम सटीक होता है। अल्टीमीटर तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब सटीक ऊंचाई की जानकारी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि डिपार्चर और लैंडिंग के दौरान। और इस समय प्लेन अब अटलांटिक महासागर के ऊपर है और यहीं पर दूसरा मुद्दा सामने आता है। न्यूयॉर्क में प्लेन उतरने के ठीक 3 घंटे पहले पायलटों को चेतावनी मिली कि उनका टीकास्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यह सिस्टम हवाई जहाज़ों के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो आसमान में अन्य विमानों को देखने के लिए रडार का उपयोग करती है। और यदि 2 विमान बहुत करीब आ जाते हैं तो यह प्रत्येक विमान के पायलटों को टकराव से बचने के लिए या तो ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए कहता है। लेकिन यह कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि क्रूज के दौरान टकराव को रोकने के लिए यह एक बैकअप सिस्टम था। उड़ान भरने से पहले APU काम नहीं कर रहा था और उड़ान भरने के तुरंत बाद रेडियो अल्टरनेटर विफल हो गया।
और अब टीकास्ट सिस्टम भी विफल रहा। उन्हें चिंता इस बात की थी कि क्या विमान में कोई अज्ञात समस्या थी जिसके कारण ये सभी फेलियर हो रही है, लेकिन अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वे न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़ते चले गए। न्यूयॉर्क में सुबह 6:10 हो गए हैं। न्यूयॉर्क में सुबह बारिश और बादलों के साथ मौसम अस्त व्यस्त था। AI-101 ने न्यूयॉर्क हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और अप्रोच कंट्रोलर से संपर्क किया। Star Air India 101 going around runway. Air India 101. Heavy Roger Fly runway. Heading climb and maintain 2000. Runway heading 2000 Star India 101. JFK में दाईं ओर रनवे के लिए अपना मंजूरी प्राप्त करने के बाद पायलटों ने लोकलाइजर और ग्लाइड ढलान को पकड़ने के लिए अपने ILS का उपयोग करने का प्रयास किया। And Radar Air India 101, could we have longer vectors? We are facing some instrument problems. Was that the reason for go around? Yes, because we lost the localizer and our minima changed a lot of issues. So we are trying to sort out that if we even continue with this approach. Okay, well right now, the weather that I have is showing indefinite ceiling. 200 at Kennedy Arbor is 4,500. That's gotten a little bit better. The visibility is fine, but the problem we are facing is with the ceiling, because we can continue with Tau, the ILS, with a ceiling of 200. Because every time we try to lock on to the localizer, the instrument does not allow us to do that. Okay, so you cannot do like an auto land or something? ILS लोकलाइजर सिग्नल को कैप्चर नहीं कर रहा था। उनका लैंडिंग सिस्टम भी विफल हो गया था। ILS विमानों के लिए बहुत उपयोगी है। जब वे उतर रहे होते हैं तो यह रनवे पर विशेष रेडियो सिग्नल और एंटेना का उपयोग करता है और पायलटों को यह बताता है विमान को सुरक्षित रूप से कहां नीचे उतारें और विमान कितनी ऊंचाई पर हैं। विशेष रूप से यह खराब मौसम में बहुत काम आता है और ये वही उपकरण है जिसके वजह से विमान ऑन-टो लैंडिंग कर पाता है। ILS रनवे से भेजे जा रहे सिग्नलों को लॉक नहीं कर रहा था, इसलिए फ्लाइट में मौजूद पायलट ने मैन्युअल रूप से प्लेन को लैंड करने की कोशिश की गई, जिसे LNAV VNAV कहा जाता है। LNAV VNAV तरीका GPS का उपयोग उसी तरह करता है जैसे आपकी कारों में होता है। हवाई जहाज रनवे के करीब है, हालांकि ILS की तरह LNAV VNAV उतना सटीक नहीं होता, इसलिए पायलटों को प्लेन उतारने से पहले रनवे को देखने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें चारों ओर जाने और फिर से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन पायलटों ने जैसे है लैंडिंग गियर बढ़ाया, वैसे ही तुरंत कॉकपिट में एक और वार्निंग साउंड बजने लगी। ये वार्निंग पायलटों को यह बता रही थी कि लैंडिंग हो रही है, पर गियर पूरी तरह से डाउन नहीं हुआ है और इस आवाज को सुनने पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। पायलटों को समस्या की जांच करने और हल करने के लिए ट्रेंड किया गया होता है और फिर चेकलिस्ट के माध्यम से जाने के बाद पाया गया कि गियर वास्तव में डाउन था और यह एक फॉल्स वार्निंग अलार्म था। प्लेन में मौजूद सभी इंस्ट्रूमेंट फेलियर की वजह से और गलत गियर चेतावनियों के कारण प्लेन केवल 1 मिनट में 3 से 4 माइल्स तक की दूरी तय कर रहा था, जिसके कारण पायलट विमान को लैंडिंग नहीं करा पा रहे थे क्योंकि प्लेन स्टेबलाइज ही नहीं था और इसलिए चारों ओर जाने का फैसला किया और विमान 2000 फीट तक वापस चढ़ गया और पायलटों ने फिर न्यूयॉर्क के डिपार्चर कंट्रोल से संपर्क किया। क्रू मेंबर्स ने ATC को सूचित किया कि उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए लंबे समय तक वेक्टर रखने की आवश्यकता है और वे अभी उतरने के दूसरे प्रयास के लिए तैयार नहीं थे। और यह समझने के लिए कि आगे क्या होता आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि क्लाउड सीलिंग क्या है। क्लाउड सीलिंग वह ऊंचाई है जिस पर बादलों का सबसे निचला हिस्सा जमीन से ऊपर होता है। यह पायलटों को बताता है कि प्लेन ऊपर कितनी ऊंचाई पर है। यदि विमान में वर्किंग ILS है तो प्लेन आराम से ऑटो लैंड कर लेता है। चूंकि ये पायलट किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें रनवे को विजुअली देखने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही जगह पर उतर रहे हैं या नहीं। और इसके लिए उन्हें मिनिमम 600 फीट की हाइट की आवश्यकता थी। JFK हवाई अड्डे की सीलिंग 200 फीट थी। उनके वैकल्पिक हवाई अड्डे नुक और स्टीवर्ट भी 200 फीट पर थे। पायलटों के सामने जो दूसरी समस्या थी वह यह थी कि वे फ्यूल को बचाना चाहते थे, क्योंकि मौसम सही नहीं होने के कारण उन्हें रनवे दिख नहीं रहा था और प्लेन का ऑटो लैंडिंग सिस्टम भी फेल हो गया था।
इसलिए जब तक वे कम हाइट से रनवे को नहीं देख लेते वे प्लेन को लैंड नहीं कर सकते थे। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था, तो इसीलिए उन्हें प्लेन को लैंड करना बेहद ज़रूरी था। उन्होंने जो एक्स्ट्रा 800 किलो फ्यूल लोड किया था, दिल्ली में अब उसी फ्यूल को यूज़ किया जा रहा था, वरना प्लेन कभी का आउट ऑफ फ्यूल हो जाता। पायलटों ने 400 फीट की सीलिंग के साथ न्यूयॉर्क में उतरने का प्रयास करने का निर्णय लिया। याद रखें कि यह अभी भी बहुत कम हाइट है। इसके बाद पायलटों को नेवर अप्रोच कंट्रोलर को सौंप दिया गया। इस तनाव वाले माहौल में 14 घंटे से अधिक समय से उड़ान भर रहा था। जब उन्होंने कॉकपिट के बाहर देखा तो उन्हें केवल बादल दिखाई थे और हर गुजरते मिनट के साथ पायलट उम्मीद कर रहे थे कि बादल हट जाएंगे और वे नीचे रनवे देखेंगे, क्योंकि विमान नीचे उतर रहा था। और जब वह 1000 फीट पार कर गया था, विमान तब भी काफ़ी ऊंचाई पे था, जिसके कारण लैंडिंग नहीं हो पाया। और यदि इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो विमान को दूसरी बार घूमना होगा और अधिक ईंधन का उपयोग करना होगा, जो उनके पास नहीं था। कैप्टन पालिया ने विमान की नोज को आइडियल पाथ पर वापस जाने के लिए नीचे धकेल कर ठीक किया, लेकिन इसके कारण विमान की गति और तेज हो गई और एक पॉइंट पर कंट्रोल ने अपनी स्क्रीन पर एक वार्निंग देखी जो यह संकेत दे रही थी कि विमान जमीन से बहुत नीचे था। अंततः 15 घंटे की उड़ान के बाद विमान सीधे नेवार आपातकालीन सेवा के रनवे 4 पर सुरक्षित रूप से उतरा। फिर पायलटों से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन उतरने के 10 मिनट बाद पायलटों ने मना कर दिया। गेट पर पहुंचते ही पूरा हवाई अड्डा तूफान की चपेट में आ गया था। अगर पायलट ने पहुंचने में 5 मिनट की देरी की होती या दोबारा चक्कर लगाना पड़ता तो वे कभी भी लैंडिंग नहीं कर पाते। दुर्भाग्य से इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की विफलताओं का कॉज अभी भी अज्ञात है। एयर इंडिया द्वारा न तो कोई घटना रिपोर्ट और न ही कोई जांच रिपोर्ट जारी की गई है।